हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका पहला लेक्चर हम लोग का हो गया था। उसमें हमने काफ़ी हद तक इसमें जो टर्म यूज़ हो रहे हैं उनका एनालिसिस कर लिया था, है ना। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो जो चीज़ें हो गई थी, ज़रा आप उनको एक बार रिकॉल करिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वेव रहती है, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक वेव होती, ठीक। और ये दोनों जो वेव हैं ये को जनरेट होती हैं एक दूसरे को प्रभावित किए बगैर, है ना। तो ये जिस डायरेक्शन में जनरेट होती हैं वो 90 पे होती, और जो ये दोनों चलती हैं वो परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के भी 90 पर होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे वेलोसिटी जो है उसका उसका डायरेक्शन निकालना, तो मैं कह रहा था आप इसको क्या करिए, ई क्रॉस बी, ऐसे ही तो बताया था मैंने। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी सारी बताई थी, सारी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। वो प्रॉपर्टी अगर हम लोग रिकॉल करना चाहें तो क्या थी, वो क्या थी, तो कहोगे पहली बात तो ये है कि ये सर क्या थी, नेचर में ट्रांसवर्स, ठीक है। पहली बात तो ये अनुप्रस्थ है। दूसरी, सर इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। इनके वेग की बात करो तो जो इनका वेग था वो प्रकाश के वेग के बराबर यानी कि c के बराबर था, है ना। आगे c जो था वो e अपॉन बी निकल रहा था, या ई नॉट अपॉन बी नॉट निकल रहा था, और यही आगे c इजक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। इतनी बात थी। ये था पीक वैल्यू किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये था पीक वैल्यू किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो C इजक्वल टू ई बाई बी वी आ रहा था। इसके बाद हमने बात की थी, तो वो बात क्या निकल के आ रही थी, चूंकि सर ये वेव है तो पक्की बात है क्या, एनर्जी को और मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगी। तो एनर्जी को आगे बढ़ाएंगी, तो एनर्जी को हम लोग यहाँ एनर्जी डेंसिटी के रूप में ले रहे थे, और एनर्जी डेंसिटी के रूप में इलेक्ट्रिक वेव अलग रहेगी, मैग्नेटिक वेव अलग रहेगी। तो वो जो एनर्जी डेंसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, तो हमने आपको बताया था कि अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करो सर, तो ये मान लो यू ई है, और एनर्जी डेंसिटी निकलती कितनी है, तो आपने कहा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करो, मतलब बी के वजह से, तो आप कहोगे यू, और ये मान लीजिए सर एम ले लो, तो ये या यू बी ले लो, ठीक। ये कितनी निकल रही थी, ये आई थी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इतना था। फिर हमने तीनों एनर्जियों को अलग अलग देखा था कि सर अगर एनर्जी डेंसिटी की वो बात करेगा तो, ठीक। उसके बाद अगर वो टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो, और तीसरा था एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करो तो वही जो जस्ट पीछे मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, वो कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बात करें तो मान लो ये यू बी, इसको मैं कितना लूंगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। अब यहीं पे मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है किसके, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के। कैसे बताया था, तो यहाँ हमने कहा था आपसे कि E बराबर, ई अपॉन बी बराबर क्या, सी होता है। तो E बराबर बी सी लिख दूं मैं यहाँ पे, तो देखो यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं इसको E को बी सी लिख दूं तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक। और C बराबर हम जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
तो ये सी स्क्वायर केवल क्या हो जाएगा, 1/μ0 ε0। तो ये हुआ हाफ ε0, ये हुआ बी स्क्वायर, और ये कितना हो 1/μ0 ε0। इसको मैंने इससे उड़ा दिया, तो बताओ ये कितना आ गया था, b²/2μ0। समझे इसका मतलब, जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है उसके बराबर ही होती है क्या, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करो तो आप कहोगे टोटल का मतलब सीधा साधा क्या है कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ले लो और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ले लो। ठीक है, अगर मैं इनको लेना चाहूं तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, और ये कितना था, तो कहोगे b²/2μ0। ठीक, और अभी हाल मैंने बताया कि यू बी जो है वो यू ई के बराबर ही है, या यू ई यू बी के बराबर है। तो अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में देखना चाहूं, मतलब इसको हटा के मैं इसी के फॉर्मेट में लिख दूं, तो क्या मैं इसको इसके बराबर नहीं लिख दूंगा, तो b²/2μ0 प्लस b²/2μ0। देखो ये कितना हुआ, 2b²/2μ0, इसको काटो तो कितना आ गया, μ²/μ0, b²/μ0, यही आया। और तीसरी चीज थी, वो क्या थी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, मतलब औसत जो ऊर्जा का घनत्व है दोनों के कारण वो क्या है। तो मैंने बताया था कि सर आप टोटल एनर्जी ले लो, आप टोटल एनर्जी ले लो और उसका सर आप एवरेज निकाल दो, तो वही निकल के आएगी क्या, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक, तो बताओ टोटल एनर्जी कितनी आई, आप कहोगे ये आई, कितनी है, b² नीचे μ0, यही तो है। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्रेसिव वेव ही हैं, चाहे ई की बात करो और चाहे बी की बात करो। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर ई की डायरेक्शन हो वाई दिशा में, ठीक है, बी की डायरेक्शन हो जेड दिशा में, तो कल एक फॉर्मूला निकल के आया था E=E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बी की बात करो तो बी जेड इक्वल टू निकला था B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसी को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। बी की जो वैल्यू है वो कितनी लिख रहे हैं, B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इतनी बात है। अब चूंकि सर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा और ये होगा, और देखो ये μ0 वैसे ही है ना। अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स जो रहता है उसकी एवरेज वैल्यू रहती कितनी है, तो आपसे बताया था हाफ, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा भी तो है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ, हाफ। तो यहां कितना कर देंगे हम लोग, B0²/2μ0, ये निकलती है एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, इनका यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा। बी की अगर बात करोगे तो बी और B0 में संबंध समझ लेना आप, यहाँ B0²/2μ0 है और यहाँ देखो B²/μ0 है। ये पीक वैल्यू होती है और ये होती है बी की वैल्यू जो समीकरण में आती है। क्लियर है ना बात। तो देखो ये तीन चीजें हो गई थी हम लोग, है ना। इसी से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक भी देख लिए थे, उन्हीं टॉपिक को जरा एक बार और आप देख लो। जैसे देखो कल मैंने ये बताया था आपको, बताइए सर, एक्स दिशा में एक प्रोग्रेसिव ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र और ई क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र के लिए ई बोल दे रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी बोल दे रहे हैं। वो बोल रहा है कि वो दिशा जो संभव हो सकती है, वो दिशा जो संभव हो सकती है। अच्छा आप ये बताओ ये कहाँ जा रही है, एक्स दिशा में। एक्स दिशा के यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लेते थे सर, आई, इतनी बात है, आई लेते थे। अब अगर आई ले रहे हैं तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आई पे तो होंगी नहीं, कहाँ होंगी, जे और के पर, जे और के पर ही तो होंगी। देखो जे मतलब वाई डायरेक्शन में जाएगी या के मतलब जेड डायरेक्शन में जाएगी, इतना ही तो है। अब दो वेक्टर, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर,
वेक्टर क्वांटिटी अगर 90 पर होती है तो मैंने बताया था क्या कि अगर उन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लो तो वो निकलता है, मान लो ए बी कॉस थीटा। और देखो थीटा की वैल्यू यहाँ 90 पे है तो कितनी हो जाएगी, कॉस 90 मतलब जीरो। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हम करें तो वो कितना आना चाहिए, जीरो। समझे। अब देखो इनके डॉट प्रोडक्ट इंडिविजुअली कर लो तो आप कहोगे ये जे है, ये जे है 1, ये के है, ये के है, के डॉट वन करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये जीरो तो नहीं होगा ना, तो ये होगा नहीं। इधर आओ, ये माइनस जे और ये माइनस जे, माइनस माइनस 1 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, +1 और ये -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 = 0। तो हम लोग का आंसर क्या चला जाएगा, ये जरा ये देखो। तो ये +1 ये -1 -1, ये +1 ये -1 ये भी -1, तो ये तो कितना हो गया -2, ये तो नहीं होगा। इधर बात करो -1 और इंटू -1, ये +1 हुआ और ये के साथ 1 था और इस के साथ भी 1 था, तो 1 + 1 ये कितना हुआ 2। तो हम लोग का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये। देखो ये था, हमको बी वाई डायरेक्शन में दी थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना। तो हमने आपसे कहा था कि ये होती क्या है, तो आप कहोगे बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही हो तो यहाँ क्या जाता था, प्लस। समझे। तो यही हमको केवल कंपेयर कर देना था। देखो ये क्या दिया था ओमेगा, ये क्या दिया था साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये कितनी वैल्यू थी के एक्स की, है ना। तो के की वैल्यू दी थी उसने कितनी, पाई इंटू 10⁻3। और एक्चुअल में पाई होता कितना है, तो आप कहोगे 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये कितना था पाई इंटू 10⁻3। ये पाई से पाई को उड़ाया था, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू थी वो निकल के कितनी आई थी, 2 × 10⁻³ ठीक है ना। ठीक। हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक 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 है। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन, करिए जरा ट्राई करिए इसको। सारे जो वेव के आपके इक्वेशन हैं, जो भी वेव में रिलेटेड होते थे, वो सारे यहाँ यूज़ हो जाएंगे। हमको इतनी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले निकालना है कि एक हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके लिए जो एम्पलीट्यूड दिया है वो दिया है 120 न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी आवृत्ति कितनी दी है 500 मेगा हर्ट्ज में। हमको ये चारों वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहले बी नॉट, फिर निकालना है सर ओमेगा, फिर बात करो के की, फिर बात करो लेमडा की, और फिर ई तथा बी के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक। देखो क्या करेंगे, देखो सारे फॉर्मूले यहीं रिवाइज हो जाएंगे आपके। ये श्योर शॉर्ट बात है, या तो इसका एक क्वेश्चन आएगा या इसके दो क्वेश्चन, और आते वैसे ही हैं कि आपके अगर फॉर्मूले ठीक ठाक क्लियर हैं तो इनको आप आराम से बना ले जाएंगे। देखो वो कह रहा है कि बी नॉट निकालो, आपने क्या पढ़ा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो रेशियो होता है, क्या वो सी नहीं होता, होता। तो बताओ, वो ई नॉट दे रहा था आपको, अगर ई नॉट दे रहा था तो बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 120, और नीचे 3 × 10⁸ कर दो। ठीक, इसको काट दो तो ये कटा 40 बार, तो ये कितना हुआ 40 × 10⁻⁻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 ⁻
8। समझे? एक तो ये आ गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, सर आप ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो। देखो वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे एफ दे रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी दे रहा है। तो बताओ ओमेगा बराबर होता क्या है। तो एक तो होता है 2 पाई अपॉन टी, दूसरा 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख दूं, एन लिख दूं, यही लिख दूं। तो हमको क्या निकालनी थी, ओमेगा ही तो निकालना था। तो एन तो फ्रिक्वेंसी दी है, तो यहाँ 2 पाई, और फ्रिक्वेंसी कितनी है 50। ये कितना हो गया 100 पाई। ठीक। तीसरे की बात करो, वो कह रहा है आप के निकालो, वो कह रहा है के निकालो, फिर वो कह रहा है लैम्डा निकालो। अच्छा तुम ये बताओ के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता। ठीक। तो के तो तब निकलेगा जब लैम्डा निकलेगा, और लैम्डा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ लैम्डा कैसे निकलेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, के निकालना है पहले, तो लैम्डा निकालने की कोशिश करो। के निकालो चलो। अच्छा देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ये तो हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं तो ओमेगा अपॉन के क्या निकलता था, 2 पाई अपॉन टी ये होता था, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा होता था। तो ये 2 पाई से अगर 2 पाई को उड़ा दो तो 1/टी, और ये लैम्डा अपॉन 1। 1 अपॉन टी को क्या मैं एन लैम्डा लिखता था, और ये एन लैम्डा ही तो क्या निकल के आता था, वेलोसिटी तो निकलती थी। और यहाँ वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं हम, सी। यहाँ कितनी ले रहे हैं, सी। और देखो यहाँ हमने एन, एन दिया है ना, कितना है, एन मुझे दिया है कितना, 50 दिया ना। तो अगर देखो सी बराबर हम लोग एन लैम्डा यूज करें, तो सी की वैल्यू तो 3 × 10⁸ ये होती है। हाँ, एन की वैल्यू वो कितना दे रहा है भैया, 50। तो क्या यहाँ से लैम्डा नहीं निकल आएगा, ठीक है, यहाँ से लैम्डा निकल आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, T × 10⁸ ये क्या निकल आएगा, लैम्डा। ठीक, समझे। लो भैया 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो, ये 100 हो गया, ये 100 हुआ। 100 ऊपर जाके माइनस के चार्ज को ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁶। ये क्या निकला, लैम्डा। ठीक है, ये क्या निकला, लैम्डा। अब हमको क्या निकालना है, मान लो के। तो के की वैल्यू क्या होती है, के निकलता है 2 पाई/लैम्डा। ठीक है, तो 2 पाई जैसा का तैसा, और लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाल ली अभी, 6 × 10⁻⁶। ठीक, इसको काट दो, 1/3 बार कटेगा। ठीक है, लो 22/7 में इसको लिख दूं, ये 3 कर दूं, और ये 10⁻⁶ ऊपर गया तो ये 10⁻⁻। लगभग काट दो तो 30 × 7 = 21, इससे इसको काटोगे तो ये 10⁻⁻⁻6 आया, इतना आया। तो देखो क्या क्या निकाल दिया मैंने, सारे जितने थे, क्या, पहले ई नोट हो गया, बी नोट निकालना था, हो गया। उसके बाद मुझे ओमेगा निकालना था, भैया हो गया। उसके बाद मुझे लैम्डा निकालना था, मैंने लैम्डा निकाल लिया। ठीक, उसके बाद मुझे के निकालना था, मैंने के निकाल लिया। अब इनके व्यंजक को पता करना है। तो व्यंजक को पता करने के लिए सीधी सी चीज है, क्या क्या है, देखो हम जानते हैं क्या, ई बराबर E0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये तो सेम फेज में ही होते हैं, ई और बी। तो ये बी बराबर B0 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे भर देना के की, जो हमने निकाली थी, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ई और बी के हम लोग को क्या मिल जाएंगे, व्यंजक मिल जाएंगे।
देखो ये एक बोर्ड का क्वेश्चन। बताओ, एक प्रोग्रेसिव हमको समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग दी है, उसके लिए हमको वैद्युत क्षेत्र, मतलब इसकी आवृत्ति दी है, एन की वैल्यू दी है मुझे, ठीक है, से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है, इसका आयाम ये है। तो बताओ इस तरंग का औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करो। देखो, ऊर्जा घनत्व तो आप समझ जाएंगे, ई की बात करोगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अगर बी के परस्पेक्टिव में बात करो तो ये यू बी कितना निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। ई की बात करो तो यू ई कितना निकलता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, हमसे वो किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है औसत, एवरेज बताओ, किसके लिए, ऊर्जा घनत्व, वैद्युत ऊर्जा घनत्व बताओ। ठीक, क्या करेंगे बताओ। देखो आयाम का मतलब तो आप समझ गए होंगे कितना, कि वो बोल रहा है एम्पलीट्यूड, यानी कि ई नॉट की जो वैल्यू है वो दी है उसने, कितनी कितनी दी है, 50 वोल्ट प्रति मीटर, है ना। और मैंने आपको बताया था एवरेज के लिए, देखो फिर से वही चीज याद आनी चाहिए आपको, आप एवरेज के लिए क्या कर दो, जो टोटल है उसका एवरेज निकाल दो, है ना। और टोटल अगर एवरेज की बात करो तो इन दोनों को जोड़ते ही तो थे, और यहां मुझे ई दिया, तो क्या मैं इसको इसके बराबर लिख दूं, तो फाइनली ये कितना निकल के आता था, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो हाफ था, और ये भी इसी के बराबर है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये हुआ। ठीक, हाफ और हाफ कितना हो गया, वन ही तो हुआ, तो यहां अगर रखो तो ये ई नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इतना ही तो हुआ था, इतना ही तो हुआ। अब इसकी अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं तो फिर से वो याद करो, ई नॉट, क्यों मुझे ई नॉट दिया, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के की एक्स, ठीक है। और देखो ये एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, तो देखो ये ऐसे ही तो था। अब बताओ, ई नॉट स्क्वायर तो बाहर आया, एग्री, ई नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया, और इसकी जो एवरेज वैल्यू वो कितनी होती है, 1/2, ठीक है, ये आ गया। अब ई की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 50 इंटू 50, और देखो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 12, और नीचे अगर देखो तो 2। ठीक, तो ये निकल के आएगी जाएगी हम लोग की क्या, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो याद रखना यहां मैं यूज करूंगा क्या, ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 2। अगर मान लो वो ई नॉट ना दे के यहां क्या दे देता, वो देता सर ये बी नॉट की वैल्यू है, ठीक, तो यहां हम रखते क्या, बी नॉट, बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट, क्यों, क्योंकि इसको इसके रूप में लिख देते, क्योंकि दोनों ऊर्जा घनत्व तो क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। देखो आओ, देखिए सर, एक तो दिया है गामा किरणें, एक दिया है एक्स किरणें, और एक दिया है सूक्ष्म तरंगें। इनके लिए आप तरंग दैर्ध्य की वैल्यू अगर λ1, λ2 और λ3 मानो, तो हमको आप बताओ कि ये अरेंजमेंट कैसे लगेगा, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, बराबर क्रम। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि आप वो स्पेक्ट्रम याद कर लो, कौन सा, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सूर्य से जो किरण आती हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही उदाहरण है। तो हमने आपको बताया था रमी, लक्स, और ये क्या था नीचे गामा। ठीक, मैंने कहा था गामा को आप लास्ट में याद कर लो, तो रमी लक्स तो आपको याद ही था। ये एक क्रम था जो किसका बढ़ता क्रम था, आवृत्ति, समझे, किसका बढ़ता क्रम था, आवृत्ति। तो आर से क्या था, रेडियो वेव,
एम से क्या था, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगें। ये था इंफ्रारेड, ये था सर लाइट वेव, ये था अल्ट्रावायलेट वेव, इसकी बात करो तो ये था एक्स किरण, और ये लास्ट में था गामा। क्या था, गामा। तो तुम ही देख के बताओ, मुझसे पूछ रहे गामा, तो गामा, फिर एक्स और फिर सूक्ष्म तरंगे। तो देखो, गामा के लिए तो आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो आवृत्ति ज्यादा होगी, इसका मतलब लैम्डा कम होगा, क्योंकि आवृत्ति है, और जो तरंग दैर्ध्य है, और जो तरंग दैर्ध्य है वो इनवर्सली ही तो होते हैं। ठीक, तो बताओ, गामा की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे कम होगी, क्यों, क्योंकि आवृत्ति सबसे ज्यादा होती। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी हुई, गामा की, और गामा की तरंग दैर्ध्य को मैं क्या ले रहा हूं, लैम्डा वन। दूसरा था सर एक्सरे, एक्सरे उसके जस्ट ऊपर आता है, एक्सरे जस्ट उसके ऊपर आता, तो इसकी इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कुछ ज्यादा, है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कुछ ज्यादा, तो ये हो जाएगा लैम्डा। और फिर है सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म को क्या बोल रहे हैं, माइक्रो। तो माइक्रो की जो लैम्डा की वैल्यू है वो इनकी अपेक्षा तो ज्यादा ही होती है, तो यहां क्या हो जाएगा, लैम्डा, मतलब माइक्रो की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य। फिर है आपकी किसकी, किसकी, एक्स किरणों की, एक्स की है ना, एक्स की, और उसके बाद किसकी हो जाएगी, गामा की। ठीक, दिए गए विकल्पों में किसका उपयोग एक संचरित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पहली लाइन ही कल हमने आपको बताई थी कि कोई भी स्टेशनरी चार्ज हो तो उस स्टेशनरी चार्ज की वजह से केवल और केवल एक फील्ड जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर ये सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ जाए तो जो फील्ड जनरेट होगी वो मैग्नेटिक भी होगी और इलेक्ट्रिक भी होगी। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल आपका एसेलरेटेड कर जाए, मतलब त्वरित हो जाए, या अपनी जो वेग है उसको कम कर दे, त्वरित हो जाए या मंदित हो जाए, तो यहां जो वेव उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो देखो, ये क्या होगा, नियत वेग से, तो सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, स्थिर आवेश केवल इलेक्ट्रिक, आवेशहीन की तो बात ही छोड़ दो, तो ये कोई भी त्वरित आवेश होगा वो किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। ठीक है, देखो आप, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको वो केवल एक पैटर्न 7 वेव का याद होगा तो आप इसको बना ले जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। आपसे कह रहा है सर प्रति क्वांटम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, तो देखो ऊर्जा की अगर बात करो तो E बराबर एच न्यू होता है, ये तो हम जानते हैं, या एच न्यू होता है, इतनी बात समझो। ठीक है, न्यू यहाँ क्या है, आवृत्ति ही तो है, आवृत्ति ही तो है, तो वो कह रहा है एच तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसके लिए सीधी सी बात है एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो वो कह रहा है आपसे पहले नीला प्रकाश, फिर कह रहा है पीला, तो देखो ये भैया तो किस में आ रहे हैं, प्रकाश में, और प्रकाश के लिए भी मैंने कल आपको बताया था क्या, कि आप याद करो विब ज्योत। ठीक है, और यहां मैंने आर से बताया था, आर मतलब होता है लाल, और मैंने आपको बताया था लत, मतलब ये जो वेव का ऑर्डर है, इसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, वॉयलेट की, उससे ज्यादा किसकी, इंडिगो की, उससे ज्यादा ब्लू की, उससे ज्यादा ग्रीन की। अब देखो, अब मैंने आपको बताया जो आवृत्ति है वो तरंग दैर्ध्य के जस्ट अपोजिटली होती है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। तो इन दोनों को तो देखते हैं हम बाद में। इधर आओ, एक्सरे और रेडियो वेव, एक्सरे और रेडियो वेव, तो मैंने आपको बताया रमी, लक्स और ये गामा। तो देखो, यही तो है रेडियो वेव, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के लिए
देखो ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम था, आवृत्ति का बढ़ता क्रम था, तो इसकी लैम्डा क्या होगी, सबसे ज्यादा, यानी कि आवृत्ति इसकी क्या होगी, सबसे कम। आवृत्ति कम है तो पक्की बात है E बराबर एच न्यू से E भी कम, तो पहले तो रेडियो वेव की जो एनर्जी है वो कम हो गई, क्लियर है। तो इसको मैंने अगर लिखा तो E और ये रेडियो वेव। उसके बाद एक्स रे की बात करो तो ये है भैया एक्स रे, और ये है आवृत्ति का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। तो पक्की बात है न्यू इसका ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इतनी बात है। चलो भैया ये लिख लिया मैंने क्या, ई, और ये क्या लिख लिया, एक्सरे के लिए, ठीक है। अब देखना यहां ये है कि ये जो विबग्योर है ये किस स्पेक्ट्रम में आता है, तो आप कहोगे लाइट में, दृश्य प्रकाश में ही तो आता। तो तुम यहां देख के बताओगे कि एक्स की न्यू तो है ज्यादा, एक्स के लिए आवृत्ति ज्यादा है, और आवृत्ति ऊपर, लैम्डा ऊपर ज्यादा होता, आवृत्ति यहां नीचे ज्यादा होती, तो एल के लिए जो आवृत्ति है वो एक्स से तो कम ही है, एक्स से तो कम ही है। इसका मतलब इनकी जो एनर्जी होगी वो एक्स से कहीं ना कहीं कम ही तो होगी, एक्स से कम ही तो होगी। तो बताओ इनके लिए अगर निकालना हम चाहें, इनके लिए निकालना चाहें तो एल के लिए सबसे पहली बात देखो कौन सा दिया, नीला, नीला बोले तो ब्लू, ठीक है। और बोला है क्या, पीला, पीला बोले तो येलो, ठीक है, ये है पीला, इतनी बात है। तो नीले और पीले के लिए निकाल लो, तो बताओ ब्लू के लिए और येलो के लिए, देखो तरंग दैर्ध्य किसकी, येलो की ज्यादा है, तो न्यू येलो का कम होगा, येलो का कम न्यू होगा, इसका मतलब ब्लू का न्यू क्या होगा, ज्यादा, ब्लू का न्यू ज्यादा होगा, इसका मतलब ई ब्लू जो है वो ज्यादा होगी किससे, ई येलो से, इतनी बात हो गई, है ना। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, तो सबसे ज्यादा हुई किसकी, रेडियो की तो हुई सबसे कम भाई साहब, क्यों, क्योंकि इसका लैम्डा ज्यादा था, तो रेडियो की सबसे कम, तो सबसे ज्यादा पहले किसकी लेनी मैंने, एक्स किरण की। तो एक्स किरण मतलब कहाँ था, मान लो ये सी था, ये सी था और ये सी था, सी के बाद किसकी आ रही है, सी के बाद किसकी आ रही है, तो आपने कहा ब्लू की, ब्लू, ब्लू कहाँ है, ए में। तो देखो बढ़ता क्रम बताना, ठीक है, तो ये सी के बाद ये क्या आया, ए, बाकी कहीं नहीं आ रहा, तो सी के बाद डेफिनेट बात है क्या, ये आएगा, ये आया ना, ये हो गया सी सबसे ज्यादा, फिर क्या हो गया ए, उसके बाद क्या हो गया बी, उसके बाद क्या हो गया डी, लो ये आंसर आ गया, ठीक। तो देखो इतना सोचना पड़ा, है ना। तो इस स्पेक्ट्रम को आप रट लो, नीट में तो शुद्ध शुद्ध आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो कह रहा है कि तीनों की दिशा क्या होनी चाहिए, आपने कह दिया 90, ई और बी की दिशा क्या होनी चाहिए 90, है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप कह दोगे वेक्टर है निकाल दो, है ना। तो सीधी सीधी अभी देखो आया भी है कि त्वरित आवेश के कारण क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्थिर के कारण क्या होता है, आप कह दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एक समान गति से आगे बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, ठीक। सूर्य से हमें प्रकाश कैसा मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, कितनी किरणें रहती हैं, 7, तरंग दैर्ध्य क्या होती है बता दो, लास्ट में आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, या दृश्य प्रकाश में कितने कलर होते हैं, आप कह दोगे विबग्योर, उनमें आवृत्ति किसकी ज्यादा होती है बता दोगे, ठीक। करिए, करिए। देखो कह रहा है जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान वैद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किस डायरेक्शन में चलती है, जेड में, और जेड डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो के कैप यानी कि जेड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो कि वैद्युत
तथा चुंबकीय क्षेत्र किससे निरूपित होंगे? तो देखो पॉइंट नंबर 2, गुण नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, मैं कह रहा था आप यूनिट वेक्टर लोगे तो वो यूनिट वेक्टर ई क्रॉस बी, मतलब ई की और जो बी की डायरेक्शन है उनका क्रॉस करेंगे तो वो आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन आप तो कह रहे हो कि जेड एक्सेस है, और जेड एक्सेस का मतलब हम क्या मान लें? ठीक है, अगर माइनस जेड एक्सेस बोलता तो वहां माइनस के लेते लेते और कल ही हमने आपको बताया था या वेक्टर में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर इसको ले हम आई, इसको ले हम जे, और इसको ले हम के, तो हमको के चाहिए ना, हमको के चाहिए, के कैप चाहिए, तो आई से कहाँ चलें? जे पे। आई से कहाँ चलें? जे पे। क्यों? क्योंकि यहाँ ई है, यहाँ पी है, तो ई से जो रिलेटेड होगा वो क्या रखेगा? आई कैप, और बी से जो रिलेटेड होगा वो क्या रखेगा? जे कैप। तो यहाँ देखो ई से जे कैप है, होगा नहीं, इधर के कैप है भैया, होगा नहीं, ई से जे कैप है, होगा नहीं, तो देखो ई से यहाँ कौन सा है? तो ई नॉट आई कैप, बी बराबर बी नॉट जे कैप, तो ये आई कैप और ये जे कैप ई और बी को रखता है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। ठीक है। देखो क्या कह रहा है सर, एक हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। सर शिखर मान का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब वही समझो आप, बी नॉट। ठीक, वो दे रहा है कितना? 20, और नैनो टेस्ला है, तो क्या मैं 10⁻⁹ और ये टेस्ला कर दूं? टेस्ला कर दूं? ठीक है, अब वो पूछ रहा है ई का मान बता दो भैया, है ना? तो हम तो जानते क्या हैं कि ई में और बी में रिलेशन अगर ई नॉट और बी नॉट हो तो ये क्या होती है? सी। तो बताओ हमसे वो क्या पूछ रहा है? ई नॉट ही तो पूछ रहा है, तो गुणा कर दो सीधा सी और ये बी नॉट, इधर हुआ 3 × 10⁸ और देखो बी नॉट की वैल्यू वो दे रहा है कितना? 2 × 10⁻⁸ कर दूँ। ठीक, ये इसको खा गया, 3 दूनी 6 हो गया। है कितना सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लग रहा है ना? तो फॉर्मूले रटते चलो। ठीक, जितनी चीजें पीछे हो गई, जैसे ये चल रहा है ईएम वेव, आपको पूरा रगड़ देना है क्या? जितना वेव है वो, वेव में बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारी चीजें थी, वो पूरी की पूरी रिवाइज करिए। ठीक है। ठीक है। देखो कह रहा है, इनको कीवर्ड को आपको पकड़ना है सर। देखो औसत कह रहा है तो एवरेज निकाल लो, टोटल कह रहा है तो कुल ऊर्जा घनत्व निकाल लो, अगर वैद्युत ऊर्जा घनत्व कह रहा है तो यूई निकाल लो। ये टर्म आपको, ये कीवर्ड आपको याद होने चाहिए कि वो कह रहा है औसत कुल ऊर्जा, और देखो हमको क्या दिया है? तो वैद्युत क्षेत्र का जो वर्ग माध्य मूल मान दिया है वो दिया है। इतनी बात है, या आप इतना समझो ये क्या दिया है? ERMS। ठीक है, अब ERMS दिया, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट में आप याद करोगे कि ई नोट हम ERMS के थ्रू कैसे निकाल देते, तो ई नोट निकाल लेना, और जब ई नोट आ जाएगा तो देखो हमसे पूछा है कुल ऊर्जा घनत्व, हमसे क्या पूछा है? कुल ऊर्जा घनत्व। तो देखो ऊर्जा घनत्व एक तो ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, टोटल करते थे तो ये हो जाता हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक बार फिर से होता होता तो ये आता था एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसी का तो एवरेज लेते थे, तो एप्सिलॉन नॉट तो भाई साहब बाहर आ गया, और ई स्क्वायर बराबर ई नॉट स्क्वायर हुआ ये, और कॉस की वैल्यू ई नॉट साइन होती था तो यहाँ वैल्यू इतनी आती थी। ठीक, तो ई नॉट केवल यहाँ से निकाल लेना और आंसर आ जाएगा आपको, रख देना यहाँ पे।
देखो टोटल वेक्टर पूछ दिया उसने। कह रहा है निर्वात में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ई और बी रखती है, रखने दो। अब वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो पक्की बात है ई जो है वो परपेंडिकुलर किसके होगा, बी के। वो जनरेट करती हैं एक दूसरे को, है ना। वो कह रहा है ध्रुवण की दिशा एक्स एक्स से दी जाती है तथा तरंग संचरण की दिशा के से दी जाती है ना। तो इतनी मुझे तुम बात बताओ, जो तरंग संचरण की दिशा है वो तो ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इतनी बात है। तो देखो के जो है वो ई और बी, हमने अभी हल बताया ई और बी, देखो के है ई और बी, के है देखो बी और ई तो होगा नहीं। तो ये तो हुआ ऑप्शन ये, ठीक है। और यहां कह रहा है एक्स जो है वो पैरेलल है ई, तो ध्रुवण की दिशा हमेशा ई के पैरेलल चलती है, तो इसकी जो एक्स की दिशा है ये पैरेलल किसके चलेगी, ई के। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ये। तो देखो थ्योरेटिकल है और जेई में पूछा गया, है ना। तो छोड़ नहीं सकते ना, सारी चीजें कवर करेंगे भाई, अगर ये छोड़ दिया तब तो दिक्कत होगी। कह रहा है विद्युत ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का दुगना होता है। फिर कह रहा है कि ये जो यू ई है इसका आधा होता है। फिर कह रहा है ये यू ई है ये यू बी के घनत्व के बराबर। तो देखो अभी तो बताया, कहीं यहाँ औसत दिया, क्या यहाँ कहीं कुल दिया, केवल ये दिया है कि ये जो ऊर्जा घनत्व है ई का और ये जो ऊर्जा घनत्व है किसका, बी का। तो हमने प्रूफ भी तो किया कि ये जो यू ई निकलता है ये यू बी के बराबर ही तो निकलता। तो बताओ विद्युतीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के क्या होगा, बिल्कुल बराबर होता है। देखो फिर कह रहा है ये वेव दी है, वैद्युत क्षेत्र से बद्ध ऊर्जा यू ई है और चुंबकीय क्षेत्र से यू बी है, बताया तो है दोनों क्या होती है, बराबर। फिर वही है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, यू ई बराबर यू एम। ठीक है, अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखो क्या है, देखो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। और आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि ये जो सन से रेडिएशन मिल रही है हमको, ये किसके रूप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। किसके रूप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप मैग्नेटिक वेव के रूप में है, तो हम अगर इंटेंसिटी की नॉर्मल बात करें, तीव्रता की नॉर्मल बात करें, तो तीव्रता को हम दर्शाते किससे हैं, तो आप कहोगे, ये कहोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बस यहां आपको बात इतनी याद रखनी है कि यहां जो हम इंटेंसिटी लेंगे वो रिसीविंग इंटेंसिटी लेंगे, मतलब किसी सोर्स से अगर हमको अगर हमको लाइट मिल रही है, तो जो लाइट इंडिविजुअली किसी पॉइंट पर मिल रही है, जो रिसीव हो रही है, उसको हम इंटेंसिटी के रूप में लेंगे। बात समझ में आई। तो यहां अगर मैं आई बराबर ई अपॉन ए इंटू टी करूँ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो अगर एनर एनर्जी और ये नीचे टी लिख के इसको मैं ए कर दूं, तो क्या मैं इसको ई अपॉन टी पावर नहीं लिख दूं। एनर्जी कार्य का ही तो एक रूप है, और देखो कार्य करने की दर को ही तो हम सामर्थ्य बोलते हैं, और सामर्थ्य को हम क्या लेते हैं, पी। क्या लेते हैं, पी। तो यहां मैं क्या इसको पी अपॉन ए लिख दूं, समझ में आई बात। तो अगर मैंने पी अपॉन ए लिखा, पी अपॉन ए लिखा, तो देखो वो पूछता है कि सपोज करो सर ये हमारे पास मान लो एक बल्ब है, ठीक, या सर सपोज करो ये हमारे पास एक एलईडी, ठीक। तो वो पूछता है कि ये जो इंटेंसिटी है
ये अगर आर डिस्टेंस पर, जैसे देखो ये एक हमारे पास मान लो ये बल्ब है, ठीक, तो वो पूछेगा कि मान लो ये रेडियस जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, जैसे वो पूछेगा इधर इस पॉइंट पर, तो आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, आर। और मान लो और आगे वो मुझसे पूछे, तो बताओ ये रेडियस बढ़ ही तो रही है, बढ़ ही तो रही, तो वो कहता है पॉइंट सोर्स के कारण, एक बल्ब के कारण, एक एलईडी के कारण जो इंटेंसिटी है वो दूरी पर कैसे निर्भर करती है, ठीक। तो आप मुझे ये बताओ कि इसके एरिया की बात अभी हाल मैंने बताया, जिस जहां रिसीव हो रही है वहां लेंगे, तो बताओ इसका पूरा जो एरिया है, जो पूरा एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कितना है, ए ही तो है। और अगर इसको आप लोगे तो ये कितना हो जाएगा, पी, और ये 4 पाई r² ही तो होगा, है ना, 4 पाई r² ही तो होगा। तो ये जो आई की बात करो, तो वो आई जो है वो निकलेगी पी अपॉन 4 पाई r²। यहाँ से मैंने कहा आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई आर के स्क्वायर के, ठीक है, ठीक। तो पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए, बल्ब के लिए जो इंटेंसिटी है वो कितनी निकलती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इतनी बात है, ठीक है। अब अगर वो हमसे कहे, अगर वो हमसे कहे कि ये जो सोर्स है, ये जो लाइट सोर्स है सर, वो क्या है, लीनियर है, वो क्या है, लीनियर है। तो लीनियर चार्ज सोर्स के लिए हमसे पूछे कि सर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इंटेंसिटी बताइए, कोई पॉइंट पी है वहां पर इंटेंसिटी बताइए, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, इधर हम एक ऐसा एक हाइपोथेटिकल मान लेंगे, ठीक, जैसे गॉस में पढ़ाया था वैसे यहां हम एक हाइपोथेटिकल, ठीक। इसके कारण तुम मुझे ये बताओ आई की जो वैल्यू है वो क्या है, पी अपॉन ए, और इसके लिए जो सरफेस एरिया है वो होगा क्या, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, ये लो और इसको देखो, ये परिधि 2 पाई r, और नीचे ये लेंथ कितनी ले रहे हैं हम लोग, एल, कितनी ले रहे हैं, एल, तो ये कितना हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, और ये 2 पाई r एल, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये जो आई है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुई, एल, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट के लिए कहाँ होती है, 1/r²। अच्छा आर पूछा ना, ठीक, तो ये हुआ आर, ठीक है, इतनी बात है। तो आई मतलब क्या, आप कहोगे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एनर्जी। पॉइंट के लिए 1/r², लीनियर के लिए 1/r, ठीक। इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ना, हमको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ना, इसलिए हम काई का यूज कर रहे हैं यहाँ इसका, ठीक। अब अब देखो, अगर वो हमसे कहे, अगर वो हमसे कहे कि यहाँ इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी है वो ई एम वेव के रिस्पेक्ट में, ई एम वेव के रिस्पेक्ट में हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक। तो है वही क्या, कि ये जो इंटेंसिटी है वो वो आई बराबर कितना होगा, आप कहोगे इंटेंसिटी बराबर कितना निकला था, अभी हम लोग का निकला था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही क्या निकला था, पी अपॉन टी, ये तो पी अपॉन ए,
E अपॉन E। तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर की बात करो तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसको शो कराने के लिए हम यूज करते हैं किसका? पॉइंटिंग वेक्टर का। किसका यूज करते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर का। और पॉइंटिंग वेक्टर को अगर बात करो तो हम किससे लिखते हैं सर? एस से। हम किससे लिखते हैं? एस से। और एस से लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? ई क्रॉस बी। और नीचे क्या रहता है? ठीक, ई क्रॉस बी और नीचे क्या रहता है? म्यू नॉट। इतनी बात है। अब अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो ई जो है वो परपेंडिकुलर किसके होता है? बी के। तो बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा लेते हैं और साइन थीटा यहाँ कितना लेंगे? साइन 90। जब यहाँ हम साइन 90 लेंगे तो क्या मैं इसको ई बी साइन 90 और यहाँ कितना लिख दूंगा? म्यू नॉट। है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ई बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी है कि ई और बी और म्यू नॉट में कौन सा संबंध बताता है, तो आप कहोगे ये पॉइंटिंग वेक्टर है। पॉइंटिंग वेक्टर मतलब इंटेंसिटी कहाँ पे? ईएम वेव में। ई और बी के बीच एंगल कितना होता है? 90। तो एस की वैल्यू कितनी होती है? ई बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये हुआ क्या अपना? ये क्या हुआ? पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है। ये हुआ। अब देखो, हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी है। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने के लिए हमने निकाल क्या लिया है? पॉइंटिंग वेक्टर। क्या निकाल लिया? पॉइंटिंग वेक्टर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम, सर आप ये पॉइंटिंग वेक्टर ले लो, उसका एवरेज निकाल दो, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो देखो एस की वैल्यू हमने आपको निकलवाई अभी हल कितनी? ई और बी के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो इसको तो मैं कितना लिख दूं सीधा सर? ई बी। और नीचे कितना लिख दूं? म्यू नॉट। ठीक है। और देखो ये ई है, ये ई है, ये बी है। तो बताओ ई बराबर क्या होता है? आप कहोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बताओ बी क्या होता है? तो कहोगे बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, फेस तो सेम ही होता। तो अगर इस वैल्यू को हम यहां भरें तो ये ई नॉट, क्या आप सीधा गुणा कर दो? ई नॉट बी नॉट और ये साइन स्क्वायर, देखो इसका इसका तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और नीचे कितना हुआ? म्यू नॉट। ठीक, अब बताओ ई नॉट और बी नॉट तो भैया बाहर आ गए, म्यू नॉट भी बाहर आ गया। और बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस की एक्स कितना वैल्यू रखता है? 1/2। तो इसकी जो वैल्यू है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो कितनी आती? ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, सीधी सीधी ये पूछी गई है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। इतनी बात है। अब अगर इसी को हम ध्यान से देखें, इसी को ध्यान से देखें तो क्या मैं ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू देखो, ये क्या होता है? ई नॉट, ये होता है बी नॉट, बराबर क्या होता है? सी। तो ई नॉट की जो वैल्यू है वो सी बी नॉट हुई कि नहीं? ठीक है, ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू सी बी नॉट हुई कि नहीं? तो क्या मैं इसको सी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट लिख दूं? ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव हम पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू जनरेट करते हैं। और पॉइंटिंग वेक्टर का अगर हम एवरेज ले लें तो उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ई एम वेव। ठीक, और वो कितना आता है? तो आप कहोगे पहला ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, दूसरा अगर हम बी के ही रिस्पेक्ट में पूछें या ई के ही रिस्पेक्ट में पूछें तो हम डिज़ाइन करेंगे उसको। अब अगर इसको ध्यान से देखो
तो इसको कहीं आपने देखा था? कहीं आपने देखा था? देखो, एक तो था सर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ। यहाँ तो ई वाली चीज थी, ये एनर्जी डेंसिटी थी। एक था सर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी थी सर मैग्नेटिक फील्ड की। और दोनों को जोड़ रहे थे तब भी सर ये नॉट आउट वाला चक्कर नहीं था, नहीं था ना। लेकिन हम जब एवरेज निकाल रहे थे, याद करो, जब हम एवरेज निकाल रहे थे तो एवरेज में हमने मान लो ये क्या लिया था यहाँ, देखो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आया था एवरेज में, और इसको मैंने लिख दिया था तो ये बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया था। और नीचे ये कितना था, म्यू नॉट था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2। तो ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट था या नहीं, ये थी एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी, है ना। तो देखो वही तो लिखा है, ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो क्या मैं इसको सी इंटू क्या यू एवरेज लिख दूं, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो तीनों चीजें यूज होंगी आपकी। पॉइंटिंग वेक्टर से तुम क्या समझते हो, सीधा ई क्रॉस, ठीक है। दूसरा वो पूछता है आपसे इसकी वैल्यू, आप कहोगे ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है, ठीक। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वो यही रीअरेंजमेंट करा के पूछता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। देखो इसका एक क्वेश्चन देख लें पहले। या चलो पहले देखते हैं हम लोग। हम्म, देखो एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। देखो कंडक्शन करंट की अगर बात करो तो आप कहोगे कि सर जो नॉर्मल किसी वायर में करंट यूज हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में जो करंट गति कर रहा है, तो एक नॉर्मल जो करंट है वो तो कहलाता है क्या, चालन करंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिव करंट, है ना। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि कंडक्टिव करंट क्या होता है, तो आप कहोगे सर आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली धारा बोलते हैं, बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को नॉर्मली धारा बोलते हैं। फिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो कभी भी समय के साथ, समझो, कभी भी यदि समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है, वैद्युत क्षेत्र बदलता है, तो वैद्युत क्षेत्र के बदलने से जो वैद्युत रेखा जो फ्लक्स है वो चेंज होता है, और जहां फ्लक्स चेंज हुआ वहां पे एक करंट जनरेट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम के साथ, समय के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो उसकी वजह से भी एक करंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग विस्थापन करंट बोलते हैं, ठीक है। कैसे, जरा इसको देखो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं
तुमसे कहूँ, ठीक, कि समय के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये चार्ज बढ़ रहा, चार्ज इनहेंस कर रहा, ठीक, तो अगर चार्ज इनहेंस करेगा और अगर हम एक जनरल अपने सुविधा के लिए एक कैपेसिटर को ले लें, ठीक, और उसको क्या कर दें सर, चार्जिंग वाली चीज करें, तो देखो ये चार्जिंग के दौरान ये आवेश जो है वो बढ़ रहा, कितनी बात है। और देखो आप ही ने बताया है कि जो ये Q है अगर ये बढ़ता है तो सिग्मा की बात करो, तो सिग्मा क्या होता है, पर यूनिट एरिया में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो देखो Q इनहेंस हो रहा, तो पक्की बात है सिग्मा भी इनहेंस हो, है ना। और देखो अगर सिग्मा की इनहेंस होगा तो सिग्मा बराबर देखो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, आप कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी के लिए तो होता, ठीक। तो आपने बताया क्यू इनहेंस हो रहा तो सिग्मा हो रहा, और सिग्मा हो रहा तो पक्की बात है ई हो, पक्की बात है ई हो रहा। अब अगर ई हो रहा, समझो, अब अगर ई हो रहा तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है क्या, फ्लक्स, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइनें चेंज हो रही हैं, तो ये फ्लक्स ही तो चेंज हो रहा, समझो। ये देखो गॉस थ्योरम में हमने आपको क्या बताया था, आपको बताया था जो फाई है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ या ना। और देखो यही अगर देखो तो ये ई डॉट डी एस भी होता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर ई चेंज हो रहा तो पक्की बात है क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो एक करंट जनरेट होगी, जिस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंट, ठीक है। तो समय के साथ ई बदलेगा, ई बदलेगा, चार्ज एनहेंस करेगा, सिग्मा बदलेगा, क्यू चेंज होगा तो सिग्मा, और सिग्मा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, और ई बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। यही सेम चीज घटने में भी होती है, क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे लगातार चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग होने पर भी तो चेंज होगा, आवेश की वैल्यू चेंज होगी ना। तो चाहे वो चार्जिंग चाहे वो डिस्चार्जिंग, एक टर्म यूज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब जरा इधर से देखो, जैसे ये कह रहा है फाई बराबर इतना है, ठीक है, तो क्या मैं क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट लिख, है ना, इतना लिख दूं। अब मैं क्या कर दूं सर, टाइम की रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करें क्या, ठीक, बताओ, एप्स मान लो अभी ये ले लो, ऐसे ले लो, ठीक, एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट है भैया, बाहर आ गया, तो ये एप्सिलॉन नोट और ये डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, ये किसके बराबर हुआ, ठीक। और देखो यहाँ फ्लक्स वाली चीज आ रही है, तो यहाँ जो आवेश प्रवाह की दर है इसी को हम धारा बोलेंगे, और धारा कौन सी बोलेंगे, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और आईडी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो ये, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो इसी से इसी से दो तीन इक्वेशन और जनरेट होती हैं, जैसे एक मिनट ना, जैसे आप इसको लो सर, तो ये डी क्यू अपॉन डी टी बराबर, ये एप्सिलॉन नॉट है, डी है, और ये डी टी है। क्या मैं फाई को क्या मैं फाई को अगर नॉर्मल एक कंटिन्यूस बॉडी के लिए लूँ तो ये क्या ई और ए नहीं आता, ई डॉट ए ही तो आता, ठीक। तो इसकी अगर बात करो तो ये ए तो बाहर आ गया, ए तो बाहर आया, तो देखो ये एप्सिलॉन नॉट ए और डी ई ओवर डी टी हुआ, है ना।
ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब ई वेरी करा दिया जाए समय के साथ साथ, देखो ई वेरी कर रहा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी भी यूज होता डिस्प्लेसमेंट करंट। एक तो होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स चेंज दिया रहेगा तो हम ये यूज करेंगे। अगर ई वेरी कर रही होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम ये यूज करेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि सर अगर डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल चेंज होता तो क्या मैं इसको ई बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। और क्या मैं ई की जगह वी बाई डी कर दूं, तो डी अपॉन डी टी, और ये कितना हो गया वी बाई डी, ठीक है। अब देखो डी तो चेंज हो नहीं रहा, तो मैं इसको बाहर अगर निकाल लूं तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, और ये कितना हो गया डी वी बाई डी टी, समझे, ठीक। देखो एक तो फॉर्मूला ये जनरेट, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला ये। तो जब फ्लक्स चेंज दिया हो तो ये, ई की वैल्यू चेंज हो रही हो तो ये, और वी चेंज हो रहा होगा तो ये, तीनों हम लगाएंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो देख लिया। अब यहीं अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, तो इसकी चार्जिंग करा रहे हैं, ठीक। और मान लो ये चार्जिंग पर मान लो ये प्लस आता है, ठीक। तो सर ये करंट तो जा रहा है तो वो क्या है आईसी, ठीक है, ठीक है। और यहां जो करंट यूज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। समझ लो यार, देखो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से कहाँ आ रहे हैं, यहाँ, इतनी बात है। और इलेक्ट्रॉन के, देखो समझो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की दिशा में तो ई जनरेट होती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज रखे रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गति करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, अपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी, यहाँ। तो करंट किधर जनरेट होगा, इस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसको क्या बोलेंगे हम, आई डी, समझे, क्या बोलेंगे, आई डी। तो ये बताना है कि आईसी और आईडी में रिलेशन क्या होगा, आईसी और आईडी में रिलेशन क्या होगा। तो देखो कैपेसिटर में जो बाहर वायर है उसमें जो करंट जाएगा वो क्या होगा, आईसी, ठीक है। आईसी वो होगा नॉन जीरो। और अगर बात करो इस प्लेट के अंदर, तो प्लेट के अंदर आईसी क्या हो जाएगा, जी, ठीक। मतलब बाहर तो ये आईसी रहेगा लेकिन प्लेट के अंदर ये क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर अंदर बात करो तो अंदर कैपेसिटर के जो आईसी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कंडक्टिव करंट क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन इसके अंदर जो काम करेगी वो क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये है कहाँ, आउटसाइड, ठीक। और ये कहाँ, इनसाइड, ठीक। तो दोनों चीजें होती हैं आईसी और आईडी। और देखो आईसी जो यहां होता है वो किसके बराबर होता है, तो कहोगे आईडी, ठीक है। आईसी बराबर किसके होता है, आईडी, ठीक। तो आज जो हमने देखा वो देखा क्या, जरा रिकॉल करिए। एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। उसके बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी, ठीक है, किसी सोर्स के कारण। उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी, ओ सॉरी, इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा। और पॉइंटिंग वेक्टर का हमने एवरेज लिया तो निकल के आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या, इंटेंसिटी, ठीक। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देखा। डिस्प्लेसमेंट करंट में दो तीन जो रीअरेंज करके फॉर्मूले बन रहे थे उनको देखा, ठीक। बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।